हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं घटना चक्र के पूर्वावलोकन क्वेश्चन को, जिसमें कि दोस्तों इसमें बायोलॉजी है दोस्तों, सामान्य विज्ञान का जो ये सब्जेक्ट है दोस्तों, इसमें हम फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा बायोलॉजी हम करवा रहे हैं दोस्तों। बायोलॉजी का दोस्तों 7-8 टॉपिक हो चुका है हमारा, और ये अगला जो टॉपिक है दोस्तों विटामिन एवं पोषण। तो विटामिन और पोषण का दोस्तों हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे, और थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे, 1-2 क्वेश्चन भी करवाए हुए थे दोस्तों। तो थ्योरी कंप्लीट हो ही चुका था, और आगे हम लोग दोस्तों इसको क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है दोस्तों? तो पनीर। देखिए, पनीर चीज़ मानव शरीर में नए ऊतकों टिश्यूज की वृद्धि के लिए पोषक तत्व टिश्यूज प्रदान करता है। यह दूध से बना एक उत्पाद है जिसे विभिन्न जीवाणुओं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा ल्यूकोस्टोक द्वारा किण्वन कर तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो कि दोस्तों पहला इसमें देखिए, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। और 2 नंबर में है, प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा। इसमें ये बोल रहा है, प्रोबायोटिक खाद्य में मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं। साथ ही प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण मेंटेनेंस में सहायक होता है। उल्लेखनीय है कि अंत्र फ्लोरा मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरबों जीवाणुओं को दी गई संज्ञा है। अंत्र फ्लोरा में लाभकारी एवं हानिकारक दोनों ही प्रकार के जीवाणु होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु अंत्र फ्लोरा के हानिकारक जीवाणुओं के साथ संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? देखिए, इसमें होते हैं दोस्तों पोषक और औषधि प्रभाव। तो दोस्तों न्यूट्रास्यूटिकल्स शब्द न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना हुआ है। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधीय लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था दोस्तों? फंक किसका आविष्कार किया था? फंक देखिए दोस्तों विटामिन का आविष्कार किया था। देखिए, वर्ष 1911 से 12 में पोलिश वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया था तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, विटामिन ए है दोस्तों। विटामिन ए की खोज किसने की थी? मैकुलन ने, ये सही है। विटामिन बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने, ये भी सही है। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है, बाद में कि ये सब सही है दोस्तों। देखिए, जेम्स लिंड ने 1747 ईस्वी में बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से अस्कर्वी रोग से बचाव किया जा सकता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। पॉल मूलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ये डीडीटी के कीटनाशक गुणों की खोज व मलेरिया एवं पीत ज्वर जैसे वेक्टर रोगों के रोकथाम में इसकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। विटामिन ए एवं विटामिन बी की खोज एल्मर मैकुलम द्वारा की गई, जबकि विकल्प ए एवं बी मैकुलम नाम दिया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स क्या होते हैं दोस्तों? देखिए, विटामिन्स जो है दोस्तों, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन्स जटिल कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जंतुओं में अधिकांशतः विटामिन भोजन फूड से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनका संश्लेषण पादप प्लांट्स करते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां फर्स्ट जल में घुलनशील तथा
दूसरा वसा में घुलनशील है। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है दोस्तों? तो विटामिन को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से प्रभुत्व मात्रा में आवश्यक होती है वे क्या है दोस्तों? देखिए, पोटेशियम है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसका डिटेल्स में सॉल्यूशन। जीवधारियों में पोटेशियम के, सोडियम Na, मैग्नीशियम का सूत्र Mg, कैल्शियम का शॉर्ट नेम है Ca, सल्फर S, क्लोरीन Cl इत्यादि की आवश्यकता प्रभुत्व मात्रा में होती है। अतः इन तत्वों को दीर्घ मात्रा पोषक तत्व मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कहते हैं, जबकि लघु मात्रा पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स की आवश्यकता जीवों को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। कितनी होती है दोस्तों? तो वसा में होता है कि मतलब मात्रा सर्वाधिक होती है किस में होती है? तो वसा में होती है दोस्तों। देखिए, भोजन के वर्ग में वसा फैट्स में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीडेशन अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन के उपापचयी जारण से 4.0 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के जारण से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वसा के स्रोत जंतु तथा वनस्पति दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। क्या चीज़ के बड़े स्रोत हैं दोस्तों? केवल पोटेशियम के बड़े स्रोत हैं, केवल पोटेशियम के बड़े स्रोत हैं दोस्तों। देखिए, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी एंटीऑक्सीडेंट्स तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है। ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। देखिए दोस्तों, इसका डिटेल्स में सॉल्यूशन है। प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट्स या प्रति उपापचय वे यौगिक हैं जिनको अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थों में मिला देने से वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया का निरोध हो जाता है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसी पदार्थ से ऑक्सीकारक एजेंट में होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न हो सकते हैं, जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं ऑक्सीकृत होकर तथा मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर कोशिकाओं में होने वाली इन श्रृंखला अभिक्रियाओं को रोक देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? दोस्तों, सुमेलित नहीं है। विटामिन डी देखिए दोस्तों, राइबोफ्लेविन, बेरी ये सुमेलित नहीं है। बात बाकी दोस्तों, कैल्सीफेरॉल सुमेलित है। अस्थि मज्जा रुग्णता, कैल्सीफेरॉल की कमी से अस्थि रुग्णता होता है दोस्तों। नियासिन की कमी से पेलाग्रास चर्मग्राह होता है। और कोबालामीन से दोस्तों संघादित रक्ताल्पता होता है। तो ये राइबोफ्लेविन, ये बेरी दोस्तों यही गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमिन है। अन्य सभी विकल्प सुमेलित है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, जिसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। तो कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? बेरी रोग हो जाता है। देखिए दोस्तों,
सफ़ेद अनाज जैसे पॉलिश किए हुए चावल तथा गेहूं का आटा इत्यादि में थायमिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता है। यदि मानव आहार में मुख्यतः यदि यही चीज़ें शामिल हैं तो यह शरीर में थायमिन की कमी का कारण बन सकता है। उल्लेखनीय है कि बड़ी एक पोषण संबंधी विकार है जो थायमिन विटामिन B1 की कमी के कारण दोस्तों होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित सही सुमेलित नहीं है। जो कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखिए बी नंबर ऑप्शन है जो कि सही सुमेलित नहीं है। विटामिन B2 कॉड यकृत तेल, ये सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। उसके बाद देखिए विटामिन B6 धान की चोकर से प्राप्त होता है, ये सही है। विटामिन E गेहूं अंकुर तेल से निकलता है और विटामिन K अल्फा से होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है दोस्तों मिर्च में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, कौन सा है दोस्तों? विटामिन C है दोस्तों, विटामिन C। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन C का मुख्य स्रोत कौन सा है दोस्तों? तो कच्चे एवं ताजे फल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत है, क्या उत्तम स्रोत दोस्तों? तो आंवला उत्तम स्रोत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है दोस्तों? घाव भरने के लिए विटामिन A नहीं होगा, विटामिन C घाव भरने के लिए सहायक है दोस्तों। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों? तो आंवला विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस में विटामिन C की मात्रा सर्वाधिक होती है दोस्तों? तो संतरा में सर्वाधिक होती है, गाजर में नहीं होती, आम में भी नहीं और अमरूद में भी नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन C का रासायनिक नाम है, क्या है दोस्तों? सैट्रिक अम्ल। अगला है दोस्तों, विटामिन C का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। विटामिन C का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है दोस्तों, क्या है? तो संतरा विटामिन C का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है दोस्तों, संतरा। अगला है दोस्तों, घाव को भरने में सहायक विटामिन है, कौन सा दोस्तों? तो विटामिन C। अगला है दोस्तों, किसके अवशोषण में विटामिन C मदद करता है? किसके अवशोषण में विटामिन C मदद करता है दोस्तों? तो लौह के अवशोषण में विटामिन C मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है दोस्तों? तो विटामिन C शरीर में भंडारित नहीं होता है, बाद बाकी ए होता है, डी होता है, विटामिन E होता है। विटामिन C जल में विलय होता है, यह शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है दोस्तों? खून का थक्का, तो विटामिन के से दोस्तों खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, कौन सा विटामिन है दोस्तों? तो विटामिन K। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है दोस्तों? विटामिन K। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो विटामिन K, इसमें भी होगा, विटामिन K होगा। अगला है दोस्तों, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? रुधिर स्कंदन में तो विटामिन K होता है, विटामिन K। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो विटामिन K का प्रयोग इसमें भी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है दोस्तों? आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है दोस्तों, विटामिन B12 होता है और विटामिन K होता है, विटामिन K 2 होता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, कथन, एक कारण है दोस्तों, विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है।
कारण है दोस्तों विटामिन B12 जल में विलय होता है। विटामिन B12 जल में विलय है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन जो है दोनों सही है और सही व्याख्या नहीं कर रहा है दोस्तों, सिर्फ सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी का स्रोत है दोस्तों क्या है? तो सूर्य की किरणें विटामिन डी का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है दोस्तों? तो विटामिन डी। निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है दोस्तों? तो विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो सी नंबर ऑप्शन सही है, मतलब यही गलत है। विटामिन डी बंध्यता रोधी, ये गलत है दोस्तों। देखिए, विटामिन B12 प्रति अरक्ता कारक, ये सही है। विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक और विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन डी की अल्पता से होता है। विटामिन डी की अल्पता से होता है रोग कौन सा होता है दोस्तों? रिकेट्स होता है और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम का सामान्य नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन डी नाम है। कैल्सीफेरॉल का रासायनिक यौगिक का नाम क्या है दोस्तों? विटामिन डी है। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं दोस्तों? तो विटामिन D2 को अर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 43 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखिए दोस्तों, विटामिन के बंध्याकरण ये सही सुमेलित नहीं है। बाद में नियासिन से पेलग्रार नामक रोग होता है। थायमिन से बेरी होता है। विटामिन डी से सूखा रोग होता है। ये तीनों सही है दोस्तों। अगला है, रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है दोस्तों। रतौंधी किसके कारण होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी होती है दोस्तों। अगला है दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। कहाँ संचित रहता है दोस्तों? तो यकृत में संचित होता है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। यकृत में भंडारित होता है, यकृत में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक है दोस्तों? तो गाजर में विटामिन ए की मात्रा अधिक है। गाजर में विटामिन ए की मात्रा अधिक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है दोस्तों? तो आम जो है दोस्तों विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। विटामिन ए का अमरूद से पपीता में नहीं होता है। आम प्रचुरतम स्रोत है, और सब में होता है मगर आम में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है दोस्तों। और 49 में है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो देखिए, रेटिनॉल जीरोप्थेल्मिया होता है। उसके बाद टेकोफेरॉल बेरी, ये गलत है दोस्तों। साइनोकोबालेमिन से रक्त तलपाता होता है, ये सही है। और ये कैल्सीफेरॉल से दोस्तों रिकेट्स नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 50 नंबर, देखिए, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का सर्वोत्तम स्रोत है दोस्तों। ताड़ का तेल नहीं है, नारियल का तेल नहीं है, राई सरसों का तेल नहीं है दोस्तों। ये हमारा आज 50 क्वेश्चन ये दोस्तों आज लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कल दोस्तों फिर 50 क्वेश्चन करके इस टॉपिक को दोस्तों हम लोग ख़त्म कर देंगे। देखिए, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, वो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। काहे कि इस चैनल पे दोस्तों आपको हम बिहार शिक्षक भर्ती और सीटेट का जो परीक्षा होता है उसके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों हम लोग डिस्कशन करवाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को दोस्तों। और दोस्तों किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे का भी एग्ज़ाम तैयारी हो सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।